family system and our food values, food system, and our mutual respect. जो लोग बड़े बड़े बात बोलते हैं क्या हुआ, they are in queue for even to burn their dead bodies. Therefore, let us strengthen our family system, strengthen our culture. Thank you for providing me this opportunity. I also am eagerly waiting for what श्री सुधांशु जी बात करते हैं. आजकल एक चीज़ है, very rare to find an intellectual in political scene. सुधांशु is one such. और एक बात, इंटेलेक्चुअल्स भी रहते पॉलिटिक्स में, लेकिन वो टेढ़ा इंटेलेक्चुअल रहता वो, फॉर रॉन्ग रीजंस. इनका तो असली प्योर इंटेलेक्चुअल फ्रॉम आवर इंडियन कल्चर, इंडियन वैल्यू सिस्टम, एंड ईच एंड एवरी वर्ड आप उनको यहाँ सुनो या तो टीवी में सुनो, एक ही है, मेरे भारत महान. कोई बकवास बोले तो उनका खत्म. थैंक यू वेरी मच. माननीय श्री न्यायमूर्ति एल नरसिम्हा रेड्डी जी का हम धन्यवाद करते हैं. सभा में उपस्थित अतिथिगण और हम सभी को अपने प्रिय माननीय श्री डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी के अति मूल्यवान विचारों को सुनने की प्रतीक्षा है. अतः मैं निवेदन करती हूँ माननीय सांसद जी से कि वे हम सबको अपने शब्दों से लाभान्वित और प्रोत्साहित करें. मंच पर विराजमान आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति श्री नरसिंह रेड्डी जी, आदरणीय हनुमान चौधरी जी, श्री प्रदीप भालुटिया जी और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, अभी आपने देखा कि चौधरी साहब ने और नरसिम्हा जी ने दो विषयों की बात कही, दो टॉपिक्स आपके सामने रखे और वो हमें इस सभागार में चित्र भी दिखाई पड़ रहे हैं. नीचे स्वामी विवेकानंद और ऊपर सुभाष चंद्र बोस जी का. संयोग से ये जनवरी का महीना दोनों की ही जन्मतिथि का अवसर लेके आता है. 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन और कल 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है. और अगर आप एक दृष्टि से देखें तो दोनों ही भारतीय संस्कृति के दो अलग अलग तत्वों के प्रतिनिधि हैं. जहां स्वामी विवेकानंद जी धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस जी कर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं. एक सन्यासी की परंपरा का प्रतिनिधित्व है तो दूसरा सैनिक की परंपरा का प्रतिनिधित्व है. और आज मैं कहना चाहूंगा कि भारत देश को सन्यासी की भी आवश्यकता है और सैनिक की भी आवश्यकता है. स्वामी विवेकानंद जी ने अपना शरीर त्यागने से एक वर्ष पूर्व 1902 में एक बात कही थी कि मैंने देखा है कि भारत माता प्राचीन शक्ति से युक्त होकर दिव्य आभा के साथ संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करने के लिए पुनः सिंहासनारूढ़ होने जा रही है और वह समय अब अधिक दूर नहीं है, 1 शताब्दी दूर है. और आप देखिए वो 1 शताब्दी 2002 में पूरी हुई थी और जाके चेक कर लीजिएगा 2003 से ही वो वर्ष शुरू होता जिसमें 2 बड़ी घटनाएं हुई थी. एक 2003 और 4 में भारत की अर्थव्यवस्था पहली बार उभरी थी और 1 क्वार्टर के लिए ही सही हम चाइना से आगे निकले थे. 10.5% की ग्रोथ रेट को टच किया था. आजादी के बाद इमरजेंसी को छोड़कर एकमात्र वर्ष था जब हम करंट अकाउंट सरप्लस हुए थे. और उसी साल एक और घटना भी हुई थी. श्री राम जन्मभूमि के विषय के ऊपर कोर्ट से रोक लगवा रखी थी कि खुदाई नहीं होगी, क्योंकि डर था ना कि अगर वास्तविकता में खुदाई होगी तो
फैक्ट सामने आ जाएगा। मगर उन्हें क्या पता था कि टेक्नोलॉजी कैसे मार देती है। रेडार मैपिंग की टेक्नोलॉजी आ गई तो हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि खुदाई पे रोक है ना, रेडार मैपिंग पे तो रोक नहीं है। तो रेडार मैपिंग की गई और नीचे नक्शा दिखने लगा। उसके आधार पे हाई कोर्ट में पिटीशन दी गई और हाई कोर्ट ने खुदाई की परमिशन दे दी। और नीचे तो जो स्वामी जी ने कहा था वो व्यर्थ नहीं गया, उभार की शुरुआत हो गई। इसीलिए आप याद करिए काशी विश्वनाथ में क्या कहा जा रहा है, रेडार मैपिंग पे भी रोक लगवाओ। कोर्ट में गए हुए हैं कि रेडार मैपिंग नहीं होनी चाहिए। आप बताइए, जो हम पे आरोप लगाते हैं कि हम अवैज्ञानिक हैं, हम अनसाइंटिफिक अंधविश्वासी हैं, अद्भुत है। हम कहते हैं कि वैज्ञानिक खोज कराओ, हम कहते हैं एक्सकेवेशन कराओ, कार्बन डेटिंग कराओ, रेडार मैपिंग कराओ। वो कहते हैं ना एक्सकेवेशन कराओ, ना कार्बन डेटिंग कराओ और ना रेडार मैपिंग कराओ। मगर चिंता मत करिए, टेक्नोलॉजी जैसे आगे बढ़ती जा रही है, कभी चाहा तो ये भी टेक्नोलॉजी आ जाएगी। जैसे आज से केवल 25 साल पहले ये गूगल मैप जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था कि आपको जहां चल रहे हैं वहां से अंदाजे से जाना पड़ता था, अब ऊपर से ही दिखाई पड़ता है। हो सकता है 20-25 साल में रेडार मैपिंग की जरूरत ही न पड़े, ऊपर ही से दिख जाए कि नीचे क्या है। तो मेरे विचार से वो कहां तक रोक पाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दोनों ही महापुरुष युवाओं के प्रतिनिधित्व करते हैं। अब मैं कहना चाहूंगा कि 2003 के बाद जो परिवर्तन आया, 21वीं सदी जैसे ही शुरू हुई तो परिवर्तन एक और भी आया। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। नरेंद्र मोदी जी का राजनीति में पदार्पण 2001 में हुआ। अब आप देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो संयोग था तो वो होना ही था। और आप देखिए एक और फैक्टर हुआ, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो 1991 में $1 बिलियन से नीचे आ गया था, वो 2003-4 में 100 बिलियन को टच किया और मोदी जी के नेतृत्व में 500 बिलियन को क्रॉस किया। आज 600 बिलियन के ऊपर है। और आज हम उस ब्रिटेन को पीछे छोड़कर विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए हैं। इसका अर्थ क्या हो गया है कि भारत माता या भारत माता के संतानों के भाग्य पर मां लक्ष्मी की कृपा होनी शुरू हो गई है। तो भाग्य लक्ष्मी के इस स्थान के लोगों को तो निश्चित रूप से इसमें सबसे अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ एजेंडा रह जाते हैं तो वो बाद में पूरे होते हैं। चिंता मत करिए, जब देश स्वतंत्र हुआ था तो एकीकरण का भी एक एजेंडा रह गया था, वो हैदराबाद में कुछ समय बाद पूरा हुआ था। तो भारत माता के दिव्य आभा में बढ़ने का भी जो एजेंडा है वो थोड़ा सा रह गया है। अगला चरण भाग्यनगर में ही पूरा होने जा रहा है। अब आप एक चीज ये देखिए कि जब हम ये कहते हैं कि हमने परिवर्तन का समय आना शुरू हुआ, तो हम सिर्फ 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बने। अभी अगर आपने देखा हो, लास्ट वीक हम जापान को पीछे छोड़कर ऑटोमोबाइल रखने वाले दुनिया के 3रे बड़े देश बन गए। मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरिंग में 2रे देश बन गए। इसलिए आप ये समझिए कि ये परिवर्तन का काल उत्तरोत्तर आगे बढ़ता चला जा रहा है। और इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 15 अगस्त को जो लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया, तो क्या कहा कि यह स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष है। तो अमृत महोत्सव वर्ष 75वां वर्ष समाप्त हो गया। उन्होंने कहा ना, समाप्त नहीं हुआ है, यह अब अमृत काल शुरू हुआ है। यानी जहां से 75 से जब हम 100 पे पहुंचेंगे तो उस स्थिति में होने चाहिए जो हमारा भवितव्य है। क्या उन्होंने कहा? हमारा भवितव्य है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनना है 2047 तक। दूसरा, इसके लिए करना क्या होगा? दूसरा प्रण उन्होंने कहा पहला 5 प्रण दिए। कहा पहला प्रण विकसित राष्ट्र बनना है, दूसरा प्रण गुलामी की मानसिकता की हर चीज से अपने को मुक्त करना है, दूसरा अपनी विरासत पर गर्व करना है, तीसरा था। चौथा, इसके लिए क्या करना है? हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना है, यह चौथा था। और पांचवा यह है, वह कर्तव्य का पालन सामूहिक रूप से करना है। इसलिए यह अमृत काल है। अब जो
विरासत की बात आई तो जिसका अभी उल्लेख हमारे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने किया कि सुभाष चंद्र बोस जी क्या थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। इसको थोड़ा आप टेक्निकली समझिए, किस दृष्टि से भारत के स्वतंत्र प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत के अपने झंडे के नीचे शपथ ली, यूनियन जैक के नीचे शपथ नहीं ली, वो सुभाष चंद्र बोस जी थे। जिनको किसी गवर्नर जनरल ने शपथ नहीं दिलाई, किसी अंग्रेज ने शपथ नहीं दिलाई, वो सुभाष चंद्र बोस जी थे। कैसे? शायद आप में से बहुत से लोगों को पता हो, बहुत से लोगों को ना पता हो कि जवाहरलाल नेहरू जी 15 अगस्त 47 को नहीं, 2 सितंबर 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के तहत अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने थे और लॉर्ड वेविल ने उनको शपथ दिलाई थी और अंग्रेजों की सरकार थी। तो मानी हुई बात है, आज तो कहते हैं ना कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा, तो किसके प्रति निष्ठा की शपथ रखी होगी ये तो उन्हीं लोगों से पूछा जा सकता है। मगर जब सुभाष चंद्र बोस जी ने 1943 में एक्साइल गवर्नमेंट ऑफ आजाद हिंद फौज बनाई थी तो आप विश्वास से कह सकते हैं भारत के प्रति ही निष्ठा की शपथ के साथ बनाई थी। अभी जस्टिस रेड्डी जी भी जिसका उल्लेख कर रहे थे कि क्लेमेंट एटली जिन्होंने इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट पे साइन किया, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, वो प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद भारत के दौरे पे आए 1956 में और वो बंगाल के दौरे पे गए कलकत्ता में। तो उस समय कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पीबी चक्रवर्ती जी, हु वाज आल्सो द एक्टिंग गवर्नर ऑफ बंगाल एट द टाइम, उनके साथ राजभवन में वो रहे और उन्होंने जिस चीज़ का उल्लेख किया, इस बात का उल्लेख कई पुस्तकों में है। अभी हनुमान चौधरी जी बता रहे थे, धनंजय कीर जी की पुस्तक में भी है और पीबी चक्रवर्ती जी ने खुद हिस्ट्री ऑफ बंगाल नाम से एक किताब लिखी जिसमें इसका उल्लेख किया कि उन्होंने क्लेमेंट एटली से पूछा कि भारत छोड़ो आंदोलन तो 42 में समाप्त हो गया था, तो उसके बाद तो कोई आंदोलन ही नहीं था, तो आप 5 साल में क्यों छोड़ के चले गए? तो उन्होंने क्लियर कट बोला कि सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में जिस तरीके से ब्रिटिश सैनिक गए थे, उससे भारतीय सैनिकों की ब्रिटिश क्राउन के लिए लॉयल्टी पूरी तरीके से, कॉन्फिडेंस हमारा खत्म हो गया था एंड दिस बिकेम द बिगेस्ट रीजन। और बाकी मैं किसी के प्रति असम्मान नहीं व्यक्त करना चाहता, बाकी जो कारण गिनाए जाते हैं उनके बारे में क्लेमेंट एटली ने कहा था, जब अन्य योगदानों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने एक वर्ड यूज किया था, मिनिमल।